आज का हमारा विषय है ऊर्जा का प्रवाह और उसकी कृषि में उपयोगिता। किसान बंधुओं और मित्रों, यह प्रकृति में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कोई भी पदार्थ, पेड़ पौधे, हम तुम, इवन ये ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, ये सब ऊर्जा के बने हुए अनुबंध हैं, ऊर्जा से बने हुए पदार्थ हैं। और प्रकृति में जो भी ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, बाद में ऊर्जा में वापस ऊर्जा में आ जाते हैं और इनका प्रवाह फिर आगे की ओर हो जाता है। तो ऊर्जा कहीं थोड़ी देर के लिए रुकती है, एक अनुबंध करती है, रुकती है, एक संयोजन करती है, तो एक पदार्थ के रूप में बन जाती है। उस पदार्थ को ही हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, और महसूस करते हैं। तो अभी प्रकृति में जो भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सब जो है ऊर्जा के अनुबंध हैं। ऊर्जा ने एक यौगिक, एक क्रिया करके उनको प्रत्यक्ष किया हुआ है। बाद में वो पदार्थ फिर डिस्ट्रॉय होकर, मतलब वह पदार्थ फिर समाप्त होकर ऊर्जा में आकर फिर अपनी प्रवाह आगे बढ़ा देता है। तो ये प्रकृति में जो भी दिखाई सुनाई दे रहा है ना, सब ऊर्जा है। पर ये ऊर्जा जो है जब पदार्थ में आती है तो प्रकृति के नियम हैं, कुछ अनुबंध हैं प्रकृति में, इसके एक यौगिक होते हैं, एक अनुबंध होते हैं, एक नियम होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत ऊर्जा बंधती है। तो ये जो भी प्रकृति में दिखाई दे रहा है सब ऊर्जा से बने हुए हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को हमको समझना है और उस प्रक्रिया को समझ करके मानव जीवन और कृषि में उसका उपयोग करके हम इस ऊर्जा का प्रत्यक्ष हम लाभ ले सकते हैं। अब इसमें दो बातें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। दो चीजें आपको समझ में आई, एक ऊर्जा है जिसने सबको बनाया है, और एक पदार्थ है जो जिसका सब उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा ने पदार्थ को बनाया और पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग होने के बाद जो है, जैसे हम कुछ भोजन खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, पचता है, पचने के बाद उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और मेद में कन्वर्ट होकर के और हमारे शरीर में रहता है। और एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर उसको यूज करती है। तो हम पचाते हैं तो रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और मेद, ये भी एक पदार्थ हैं, और इन सब की बनने से ऊर्जा निकलती जिसका हमारा शरीर उपयोग करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में दो तरह के जो हैं क्रियाएं होती हैं, एक तो ऊर्जा बनने की और एक ये पदार्थ अस्थि, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और मेद, ये जो है ये हमारे शरीर में जो प्रक्रिया हो रही है, ये पदार्थ का सूक्ष्म रूप हो रहा है। और अंत में जो वीर्य बनता है, जो जीवन देता है, ये पदार्थ का सूक्ष्मतम स्वरूप है। ठीक है, और वो अति सूक्ष्म जो स्वरूप है, वो उससे जीवन की उत्पत्ति हो जाती है और वह फिर चल पड़ता है। तो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं वह एक तो जीवन देता है और एक उस प्रक्रिया में से जो ऊर्जा निकलती है जिसका हमारा शरीर खुद उपयोग करता है। तो ऐसे हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती है खाना खाने से, एक अति सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीर, और अंत में वीर्य यानी जीवन की उत्पत्ति हो गई और उसने फिर वही प्रक्रिया शुरू कर दी। और एक होता है इन सब प्रक्रियाओं में से जो एनर्जी निकलती है वो हम यूज करते हैं बोलने में, सुनने में, देखने में, आने जाने में, दौड़ने में, समझ रहे हो, समझने में मस्तिष्क हमारा उस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इस तरह से हम जो है ये ऊर्जा का, हमारा शरीर दो तरह का उपयोग करता है। और क्या उपयोग है ऊर्जा का? एक और प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। क्या है? ये जो हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं आजकल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चलता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये प्रकाश के साथ इसका संयोजन है। जैसे सूर्य से हम तक जो प्रकाश आ रहा है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शामिल है। मतलब प्रकाश में फोटॉन के कण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों होते हैं, ये दोनों हम तक आ रहे हैं। ठीक है, जिसको हम देख भी पा रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस भी हम कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है जीवन में ये ऊर्जा का हम जो है उपयोग कर पा रहे हैं।
इसके अनुबंध को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अनुबंध को समझने जितना हम समझ जाएंगे, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ गए, कब समझे? 1910 में समझा, जगदीश चंद्र बसु ने इसको समझाया, बाद में मार्कोनी ने इस पर पेटेंट किया। पर इसकी गणित को, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी को हम कब लेके आए? 2005 में लेके आए मोबाइल के रूप में। ठीक है, ये जो मोबाइल हम चला रहे हैं ये दरअसल प्योर ऊर्जा है, और कितना परफेक्ट काम है इस ऊर्जा का आप देखिए। हम अगर मोबाइल ब्लूटूथ से कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर इट से करते हैं, तो पूरा रंग, उसका जो है स्वर, ये सब पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, एक भी चीज़ जो है छूटती नहीं है, क्योंकि हम ऊर्जा के स्तर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जब तक हमने पदार्थ के स्तर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तब तक जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी, आवाज़ कटती थी, बहुत दूरी तक बात नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ऊर्जा के स्तर पर हम जो है मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अमेरिका भी फ़ोन करोगे तो बराबर आवाज़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ये जो है ऊर्जा का उपयोग हमने शुरू कर दिया है। इस प्रकृति में ऊर्जा 5 स्वरूपों में है। रूप, जिसमें रस भी शामिल है, तो रूप और रस। ठीक है, फिर रंग, दूसरा है रंग, तीसरा है गंध, चौथा है स्वर और पांचवा है स्पर्श। ये 5 स्वरूपों में ऊर्जा इस प्रकृति में विद्यमान है। और ये जो 5 स्वरूप हैं, ये सूक्ष्म स्वरूप हैं। ये जब बड़े विशाल रूप लेते हैं तो यह भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 जो हैं प्रकार से दिखाई देते हैं, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। रूप और रस जब इसका विस्तार रूप होता है, बड़ा रूप होता है, तो उसको हम बोलते हैं भूमि। रंग जब विस्तार रूप में आता है तो उसको हम बोलते हैं गगन। गंध जब विस्तार रूप में हमें जो है महसूस होता है तो उसको बोलते हैं वायु। स्वर का विस्तार रूप है अग्नि, और स्पर्श का विस्तार रूप है नीर। अब देखिए, इसमें बहुत से बंधु कहेंगे कि ये पतंजलि योग दर्शन में ऐसा नहीं, ऐसा है, आपने जो है स्पर्श को जो है गगन को स्पर्श, गगन का जो है स्वर था, आपने उसको अग्नि का क्यों कहा? ठीक है, ऐसे बहुत से प्रश्न रहेंगे। या भूमि का गंध है, आपने उसको जो है आपने वायु में क्यों जोड़ा? तो ऐसे बहुत से प्रश्न रहेंगे, पर मैं आपको इसका तार्किक उत्तर बताता हूं। इस प्रकृति में जो मूल योग है उसको माता तत्व कहा गया है। ठीक है, तो माता तत्व से पिता तत्व केवल प्राण देता है, माता तत्व उस ढांचे को खड़ा करती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। तो ये जो माता तत्व है प्रकृति में, हमारे ऋषियों ने इसको 108 कहा है, 108 प्रकार के कहा है। तो ये जो माता तत्व है, जिसको हम जो है सामान्य भाषा में खनिज भी बोलते हैं, खनिज तत्व यानी क्या? यही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, निकल, बोरान, ये जो हैं, ये जो एक स्वयं मात्रा है, मतलब एक सिंगल जो योग है, सिंगल जो पदार्थ है, जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी से यौगिक नहीं करता, अपने आप में जो पूर्ण होता है। ठीक है, प्रकृति का अंतिम बिंदु, पदार्थ की शुरुआती अवस्था, जिसको हम परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु हैं, मैं इन परमाणुओं की बात कर रहा हूं। ये परमाणु पंच महाभूतों में सब में समान हैं। मतलब भूमि के अंदर हम अगर निकालेंगे तो आप तो जानते ही, उससे फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम सब निकलता है। लेकिन यही पदार्थ, यही परमाणु हम रंग से भी निकाल सकते हैं। और हम अग्निहोत्र करते हैं तो 7 रंग जो निकलते हैं, ये सातों रंग में ये पूरे 108 परमाणु हैं। जो लाल रंग निकल रहा है, आप समझिए उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है,
पोटास है, फास्फोरस है। जैसे वो फिर आगे बढ़ रहा है, पीला होते जा रहा है, तो वैसे उसमें पोटेशियम है, उसके आगे से जो है फिर लिथियम है, ये सब निकलते हैं। और नीला रंग है तो क्या है उसमें? उसमें आयरन है, बोरान है, ठीक है। जो हरा रंग है उसमें कैल्शियम है, कैडमियम है, सोडियम है, ब्रोमियम है। ऐसे ये सारे तत्व निकलते, अलग अलग रंगों में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सब खनिज तत्व होते हैं। तो जो खनिज तत्व हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, वो सारे खनिज तत्व रंगों में भी होते हैं। अब सोचिए रंग कितना सूक्ष्म है, और इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो जो चल रहा है उसके अंदर भी पूरे 108 तत्व हैं। और गंध में भी, ये गंध में भी फास्फोरस, पोटास, आप जो है, आप यदि इसको हींग को अगर आप जो है अग्नि में डालते हैं तो हींग से सल्फर निकलेगा। ये जो फटाके फोड़े जाते हैं ना शादियों में, जो गंध आप महसूस करते हैं वो सल्फर का है। ऐसी फास्फोरस का, जिंक का, आयरन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सबका गंध एक निश्चित गंध होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है आपका जीव जो रस लेता है, खट्टा है मतलब विटामिन सी है, मीठा है मतलब ग्लूकोज है, ठीक है, कसैला है मतलब आयरन है, ठीक। तो ऐसे जो है रस में भी ये सभी सभी रसों में जो 6 रस हैं, जिसकी षड्रस की बात करते हैं हम, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। नमक है तो उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, दूसरी चीजें भी है। सीधा नमक में तो कई 70-80 तरह के मिनरल्स होते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं, ये अगर आप जो है भूमि से भी निकालेंगे तो ये खनिज तत्व मिलेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? रूप या रस। लिक्विड में होगा तो रस, और स्वतंत्र होगा तो रूप उसको बोलते हैं। गगन से ये सब निकालेंगे 108 तत्व तो उसको हम रंग कहेंगे। वायु से निकालेंगे 108 तत्व तो उसको हम गंध कहेंगे, वायु से निकाल करके। अग्नि से निकालेंगे तो स्वर कहेंगे, और नीर से अगर इसको निकालेंगे तो इसको हम स्पर्श कहेंगे। मतलब जो पौधों के अंदर जो होता है ना, नीचे से पूरा जो है पोषक तत्व ऊपर जाता है, इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं आधुनिक भाषा में, पौधों की भाषा में। तो नीचे से तत्व ऊपर जो जा रहा है ये स्पर्श के थ्रू जा रहा है, और जो जितना सूक्ष्म होगा उतना प्रभावी होगा। मैं अगले उसमें भेजूंगा। तो सही क्रम ये है मित्रों, जो सही क्रम है वह यही है कि भूमि से निकलेगा पदार्थ, जो माता तत्व है 108 खनिज तत्व, तो वो कहलाएगा रूप। उसकी एक रूप होती है, जैसे फास्फोरस का रूप होता है, पोटास का रूप होता है, पोटास यानी लाल, फास्फोरस यानी थोड़ा कम लाल, ठीक है। चांदी मतलब सफेद, सोना मतलब पीला, आयरन मतलब काला, इसका एक रूप होता है, ठीक है। भूमि से निकालेंगे तो रूप कहलाएगा। यही यही पदार्थ रंग से निकालेंगे, आकाश से निकालेंगे, आकाश में क्या गमन करता है? रंग, तो वो कहलाएगा रंग। ये पदार्थ अगर हम आकाश से निकालेंगे, इन पदार्थों को अगर हम वायु से निकालेंगे तो वो गंध कहलाएगा। हम अगर इसको अग्नि से निकालेंगे तो वो स्वर कहलाएगा, और इसको हम अगर नीर यानी जल से निकालेंगे तो ये स्पर्श कहलाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कोई